Class 12th, Sexual Reproduction in Flowering Plants. In this chapter, you will study about the methods of reproduction in flowering plants. The first topic is flower. Flower is a modified shoot which have four walls. फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है. सूट और रूट समझते हैं आप. सूट मीन्स यहाँ पर नोड और इंटरनोड होते हैं लेकिन बहुत कंडेंस्ड होते हैं, आपको दिखाई नहीं देंगे. which have four walls जिसमें चार चक्र होते हैं. टू walls आर रिप्रोडक्टिव, दो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं. एंथर और पिस्टिल का चक्र होगा. एंड टू walls आर एसेसरी, और दो एसेसरी हैं जो हेल्प करेंगे. सेपल्स एंड पेटल्स. सेपल्स आर जनरली ग्रीन. सेपल्स जनरली ग्रीन होते हैं और बड स्टेज में हेल्प प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर्स को. पेटल्स कलरफुल होते हैं जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे. एंथर्स आर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड पिस्टिल्स आर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. पिस्टिल को कार्पेल भी कहते हैं. फिर यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, जैसे कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने एनिमल्स में पढ़ा, वैसे यहाँ प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन के पहले कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, क्या क्या होते हैं. ऐसे यहाँ पर फ्लावर्स में देखें तो एंड्रोसियम विच इज द ग्रुप ऑफ वर्ल्ड ऑफ स्टमेन, ये यहाँ पर स्टमेन का ग्रुप है और शो करेगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को. जबकि गायनोसियम ग्रुप ऑफ पिस्टिल होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं सबसे बाहर यहाँ पर तो नीचे अगर बेस देखिए तो ये रिसेप्टिकल या थैलमस है जो फ्लैट होता है. फ्लैटेंड पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड थैलमस और रिसेप्टिकल. And the outermost wall is sepals which are generally green. And this after sepals you can see the colored part, this is called petals. And the group of sepals is called calyx and the group of petals is called corolla. And then these are anther, the group of anther is called androecium and the group of pistil or carpel is called gynoecium. तो इस तरह से यहाँ पर एक एक करके आइए पढ़ते हैं. पहले मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में. स्टमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन, ये हैं क्या. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल स्टमेन, द लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टाक called the filament and terminal generally bilobed structure called the anther. तो यहाँ पर दो पार्ट होते हैं एंथर में, एक स्टमेन और दूसरा यहाँ पर देखेंगे आप स्टमेन में दो पार्ट, एक फिलामेंट और दूसरा एंथर. तो फिलामेंट एक सिलेंड्रिकल पार्ट होगा, सिलेंडर स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होगा, और एंथर यहाँ पर बाइलोब्ड होगा, दो लोब पाए जाएंगे. द एंथर इज ए फोर साइडेड स्ट्रक्चर. एंथर में टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें फोर माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे हर एक कॉर्नर पर, टू इन ईच लोब. तो एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं. द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक. माइक्रोस्पोरेंजियम आगे डेवलप होकर के पॉलन सैक बनाता है. स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर आपके यहाँ कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर ये एंथर हो गया है और ये आपका एंथर का टीएस है दिखाया गया है. फोर यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया हैं और इसके नीचे आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसमें आप फोर लेयर देख रहे हैं. तो डायग्राम और यहाँ पर फोर ये दो तीन पॉइंट आपको तैयार करने होंगे. इट इज जनरली सराउंडेड बाय फोर लेयर्स. यही इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछा गया है. द एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम. तो फोर लेयर्स याद करेंगे आप. द आउटर थ्री वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन. बाहर की तीनों लेयर तो प्रोटेक्ट कर रही हैं एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन. और डेहिसेंस में इसके जो निकलने में पॉलन ग्रेन के भी हेल्प करेंगी ये. द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज टैपिटम. जो सबसे अंदर की लेयर है टैपिटम, इट नरिसेस. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर. टैपिटम का फंक्शन क्या है, कई बार पूछा गया है आपके यहाँ, बोर्ड में आया है. टैपिटम नरिसेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट देता है टैपिटम. सेल्स ऑफ द टैपिटम possess dense cytoplasm generally
हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। तो स्टेपटम की जो सेल्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नीट में पूछा गया है। ये मोर देन वन न्यूक्लियस रखती हैं, मीन्स सिंसाइसियल कंडीशन है, यहाँ सिनोसिटिक कंडीशन है। व्हेन द एंथर इज यंग, ए ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स कॉल्ड द स्पोरोजिनस। और जब ये एंथर यंग होता है तो इसमें आप देखेंगे स्पोरोजिनस, जो होमोजेनस टिश्यूज का होमोजेनस सेल्स पाई जाती हैं इसमें, इसको इस ग्रुप होगा उसको स्पोरोजिनस टिश्यू बोलेंगे। और उसी स्पोरोजेनस टिश्यू जो ये होती हैं, स्पोरोजेनस टिश्यूज कहाँ पाई जाती हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। और इन्हीं से कोई एक यहाँ पर डिवाइड करेगी और माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगी, और माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन बनेंगे। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे बनता है माइक्रोस्पोर, इसको पढ़ते हैं। एज द एंथर डेवलप द सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन। तो स्पोरोजेनस टिश्यू की सेल्स ही मियोटिक डिवीजन करती हैं और माइक्रोस्पोर टेट्रेड बनाती हैं। ईच वन इज ए पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो इसमें जितने भी स्पोरोजेनस टिश्यू में माइक्रोस्पोर सेल्स हैं वो एज ए पीएमसी वर्क करती हैं और उनमें मियोसिस होकर के पॉलन ग्रेन बनते हैं। तो इस तरह से पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन को या माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को कहाँ से, द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पीएमसी पॉलन मदर सेल से थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म आर अरेंज्ड इन ए क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। और जब माइक्रोस्पोर बनते हैं तो ये टेट्रेड के फॉर्म में बनते हैं और इन्हीं के अंदर एंथर मेच्योर होंगे एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर। तो यहाँ पर जैसे ही एंथर मेच्योर होंगे ये डिहाइड्रेट होगा, वाटर इसमें से रिमूव होगा, द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन, और आगे पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन होगा। पॉलन ग्रेन क्या है आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। तो पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, कई कई नीट में डायरेक्ट पूछा गया है व्हिच रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, तो अब बताएंगे पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर। तो इसका डायमीटर 25 to 50 माइक्रोमीटर होता है पॉलन ग्रेन का। और इसमें दो लेयर होती हैं, आउटर एक्साइन होती है जो कि हार्ड होती है, और ये इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है स्पोरोपोलिनिन। ये कई बार पूछा गया है, स्पोरोपोलिनिन की वजह से ही ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है स्पोरोपोलिनिन, जो इसको बचाता है अनफेवरेबल कंडीशन में। कहीं पर ये पॉलन ग्रेन को दूर जाना है पॉलिनेशन के लिए तो वहाँ पर ये काफ़ी दिन तक इसको सर्वाइवल में हेल्प करता है। इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो स्पोरोपोलिनिन बचाता है हाई टेम्परेचर से, स्ट्रॉन्ग एसिड से या केमिकल के इफेक्ट से एंड एल्कली। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलिन, कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं है अभी तक हमारी जानकारी में कि जो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर सके। पॉलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट एपर्चर, और एक्साइन में एक छोटा सा एपर्चर होता है, छेद होता है जिसको कहते हैं जर्म पोर, वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट, जहां पर स्पोरोपोलिन नहीं होता एक्साइन में। पॉलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। और पॉलन ग्रेन को आप प्रिजर्व कर सकते हो, प्रिजर्व होते हैं, रहते हैं फॉसिल्स की तरह, क्योंकि इनमें स्पोरोपोलिन है, वो जल्दी इनको डिकम्पोज होने नहीं देता है। इनर वॉल को इंटाइन कहेंगे यहाँ पर। इट इज अ थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर, और ये पूरा का पूरा कहीं पर है नहीं, जैसे एक्साइन देख रहे हैं एक जगह नहीं है तो वहाँ पर जर्म पोर बोला जा रहा है, लेकिन इंटाइन पूरी लेयर होगी, कंटिन्यूअस लेयर, और बनी होगी सेलुलोज पेक्टिन, सेलुलोज और पेक्टिन की। द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन सराउंडेड बाय ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और साइटोप्लाज्म जो पॉलन ग्रेन का होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होगा। यहाँ देख सकते हैं आप पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर इस तरह से डेवलपमेंट दिखाया गया है किस तरह से स्टेज ऑफ माइक्रोस्पोर डेवलप होता है। यहाँ पर इस देखिए पॉलन ग्रेन है, फिर इसका न्यूक्लियस डिवाइड किया और फिर ये स्पिंडल यहाँ पर बन रहे हैं, और लास्ट स्टेज में फोर्थ स्टेज में वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, दो सेल इसमें दिख रही हैं, दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस। तो इस तरह से नेक्स्ट पार्ट, इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पर अभी पॉलन ग्रेन के बारे में ही थोड़ा सा और देखेंगे। व्हेन पॉलन ग्रेन इज मेच्योर इट कंटेन्स 2 सेल, जब ये मेच्योर होगा तो इसमें 2 सेल होंगी, वेजिटेटिव और जनरेटिव। वेजिटेटिव बड़ी होगी और इसमें फूड प्रेजेंट होगा, फूड स्टोर करेगा, और इसका न्यूक्लियस इरेगुलर शेप का होता है। तो यहाँ पर ये नीट लेवल का क्वेश्चन है कि इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, इरेगुलर। जबकि जनरेटिव सेल छोटी होती है और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही रहती है। इट इज स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म
एंड अ न्यूक्लियस, और ये स्पिंडल शेप होगी और इसका साइटोप्लाज्म डेंस होगा। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, अगर बात करें ज़्यादातर एंजियोस्पर्म की, तो वहाँ 2 सेल स्टेज पे फेडिंग होती है, पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं। लेकिन अदर स्पीसीज की बात करें तो यहाँ पर माइटोसिस करके जनरेटिव सेल 2 न्यूक्लियस बना देता है, 2 मेल गैमेट, तो यहाँ 3 हो जाते हैं। 3 सेल स्टेज में सेटिंग होगी अदर प्लांट्स में, मीन्स जो 40% बचे अदर एंजियोस्पर्म्स में। पॉलन एलर्जी क्या है? पॉलन एलर्जी में ये कि कुछ पॉलन ग्रेन एलर्जी भी एक डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। एलर्जी मीन्स हाइपर सेंसिटिविटी शो करते हैं बॉडी के अंदर आने पर, बॉडी को हाइपर सेंसिटिव बना देते हैं। जैसे यहाँ पर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब डिजीज हैं जो हाइपर सेंसिटिव या एलर्जिक डिजीज हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा जो पूछा गया है कि किसी प्लांट का नाम बताइए किसी जिसके पॉलन ग्रेन से होता है, तो पार्थेनियम, जिसे कैरेट ग्रॉस भी कहते हैं, इससे ये कॉन्टामिनेंट की तरह आ गई थी इंडिया में वीट के साथ, और पॉलन एलर्जी होता है इससे। पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट, पॉलन ग्रेन रिच होते हैं बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट में, इनको फूड सप्लीमेंट की तरह भी यूज करते हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज में पॉलन प्रोडक्ट को क्लेम मीन्स इसको कुछ एथलीट्स भी यूज करते हैं, रेस हॉर्सेस में भी यूज किया जाता है, इसको करते हैं लोग, जो कि गलत है। अगर इसको लेकर के मीन्स इसको एज ए स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं तो ये गलत होता है। ऐसे फूड सप्लीमेंट की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें देखा जाए तो इसको भी क्लेम मीन्स ये यहाँ पर जो एथलीट्स वगैरह अगर इसको खाकर पॉलन टैबलेट्स लेकर के चल रहे हैं तो स्टेरॉइड की तरह वहाँ वर्क करता है। इन सम सीरियल सच एज राइस एंड व्हीट पॉलन ग्रेन लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स। और कुछ प्लांट्स में देखा गया जैसे राइस और व्हीट है, तो इनमें पॉलन ग्रेन 30 मिनट के बाद उसकी डेथ हो जाती है, वो पॉलिनेट नहीं कर पाएगा। लेकिन सम अदर मेंबर में देखा गया जैसे रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी में कई महीनों तक वहाँ पर सर्वाइव करते हैं। वायबिलिटी मीन्स सर्वाइव कितने दिन तक, लिविंग कितने दिन तक हैं, सर्वाइव कितने दिन तक कर रहे हैं। यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमेन स्पर्म ऑफ मैनी, तो आप जानते हैं स्पर्म बैंक क्या सीमेन को स्टोर कर सकते हैं एनिमल के आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए। तो इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन को भी हम स्टोर कर लेते हैं, और कितने टेम्परेचर पर, -190 डिग्री 196 डिग्री सेल्सियस पर, और -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में। और इस तरह से पॉलन बैंक में हम लोग पॉलन को रखते हैं, जो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में हेल्प करता है। नेक्स्ट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रायो सैक। इसके बारे में आई पढ़ते हैं। तो गायनोसियम आप जानते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ग्रुप ऑफ कार्पेल्स कहेंगे। गायनोसियम में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पिस्टिल, अगर एक पिस्टिल है तो मोनोकार्पेलरी, बहुत सारे हैं तो मल्टीकार्पेलरी, अगर ये फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस, फ्री है तो एपोकार्पस। इसमें 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करेगा पॉलन ग्रैंड की लैंडिंग के लिए। स्टाइल सिलेंड्रिकल पार्ट है जो स्टिग्मा के नीचे होगा और जोड़ेगा इसको ओवरी से। द बेसल बल्ज पार्ट, बल्ज में स्वेलिंग जो फूला हुआ पार्ट है, बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज ओवरी। इनसाइड द ओवरी इज ओवेरियन कैविटी, और ओवरी के अंदर आपको कैविटी मिलेंगी, खाली जगह मिलेगी, जिसको हम लोग लोक्यूल कहते हैं। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, और प्लेसेंटा ओवेरियन कैविटी के अंदर होगा। Arising from the placenta are megasporangia commonly called ovules, और प्लेसेंटा से ही आगे मेगास्पोरेंजिया बनेगा, राइज होगा, उसी से लगा रहेगा, इसे ओव्यूल्स कहेंगे। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी में भी 1 एक होते हैं, जैसे व्हीट, पैडी, गेहूं और चावल हो गया, मैंगो, और बहुत सारे भी होते हैं जैसे पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड में बहुत सारे पाए जाते हैं ओव्यूल्स। तो ओव्यूल क्या है, इसको मेगास्पोरेंजियम भी कह सकते हैं आप। द ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से अटैच होता है बाय मीन्स ऑफ स्टाक कॉल्ड फ्यूनिकल। तो ये डिफिनीशन आपको तैयार रखनी होगी। फ्यूनिकल क्या है, स्टाक है जो प्लेसेंटा से ओव्यूल को अटैच रखता है। द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेज विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम, और जो ओव्यूल फ्यूज होता है हाइलम उस पॉइंट को कहेंगे जहां से फ्यूनिकल से अटैच है।
दस हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिक्यूल। तो हाइलम की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। ईच ओव्यूल हैज वन आर टू प्रोटेक्टिव इनवेलप कॉल्ड इंटेगुमेंट, और हर एक ओव्यूल पर एक या दो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको इंटेगुमेंट कहते हैं। Integuments encircle the ovule except the tip where a small opening called micropyle. माइक्रोपाइल क्या होता है? ये एक ओपनिंग होती है जहां पर इंटेगुमेंट एब्सेंट होगा। जैसे आप जर्मपोर देख रहे थे, वहां पर एक्साइन स्पोरोपोलिन एब्सेंट था, वैसे यहाँ पर माइक्रोपाइल में इंटेगुमेंट एब्सेंट होगा यहाँ इस मेगास्पोरेंजियम में। अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट अपोजिट आप देखेंगे माइक्रोपाइल जो पोर है उसके जस्ट अपोजिट चैलेजा प्रेजेंट होता है, रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, जो कि बेसल पार्ट को शो करता है। इनक्लोज्ड विद इन द इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट के अंदर एक मास ऑफ सेल्स होता है जिसको न्यूक्लियस कहेंगे। सेल्स ऑफ न्यूक्लियस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज द एम्ब्रायो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। तो न्यूक्लियस में बहुत फूड मटेरियल रिजर्व होता है एबंडेंट क्वांटिटी में। लोकेटेड इन द न्यूक्लियस द एम्ब्रायो सैक, और न्यूक्लियस के अंदर ही एम्ब्रायो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट होता है। एन ओव्यूल जनरली हैज सिंगल एम्ब्रायो सैक फॉर्म फ्रॉम मेगास्पोर थ्रोडी। तो यहाँ पर आप ज़्यादातर केसेस में देखेंगे कि एक ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रायो सैक ही मिलता है। नेक्स्ट है मेगास्पोरोजेंसिस। कैसे बनते हैं मेगास्पोरोजेंसिस? मेगास्पोर के बनने के फॉर्मेशन को मेगास्पोरोजेंसिस कहेंगे। कैसे बनता है इसको आइए देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम MMC, मेगास्पोर मदर सेल, इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेंसिस। ओव्यूल generally differentiate a single megaspore mother cell in micropylar region of nucellus। तो यहाँ पर सिंगल मेगास्पोर मदर सेल ही यहाँ पर देखा जाता है जनरल केस में। इट इज ए लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, जिसमें एक डेंस साइटोप्लाज्म होगा, एक क्लियर न्यूक्लियस होगा। MMC मेगास्पोर मदर सेल की बात करें तो यहाँ मियाटिक डिवीजन होगा, और मियाटिक डिवीजन से 4 मेगास्पोर बनेंगे। फीमेल गैमेटोफाइट इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट द मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल द अदर 3। तो यहाँ पर जो 4 बने मेगास्पोर उनमें से 3 डिजेनरेट कर जाते हैं, केवल एक ही फंक्शनल होता है और जो डेवलप होकर एम्ब्रायोसाइक बनाता है। और जब एक ही एम्ब्रायोसाइक बनेगा यहाँ पर, तो इस तरह के डेवलपमेंट को, जब सिंगल मेगास्पोर से बन रहा है एम्ब्रायोसाइक, तो इस तरह के डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। The nucleus of functional megaspore divides mitotically to form 2 nuclei। अब जो फंक्शनल एक बचा उसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा माइटोसिस से, और 2 बनाएगा, 2 से 4 बनाएगा, 4 से 8 न्यूक्लियस बनेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक यहाँ पर दिखाया गया है, न्यूक्लियस है, माइक्रोपाइलर एंड है, मेगास्पोर मदर सेल यहाँ पर है, और इससे 4 बने यहाँ पर मेगास्पोर, 4 दिख रहे हैं इसमें। इनमें से एक ही सरवाइव करेगा, आगे चलेगा, 3 डिजेनरेट कर जाएंगे, और उसका जो न्यूक्लियस है देखिए यहाँ पर 2 हो गए, 2 से 4 और 4 से 8, 8 न्यूक्लियस स्टेज पर रुकेगा ये। 8 न्यूक्लियर स्टेज के बाद इस पर सेल मेम्ब्रेन आएगी और इस सेल्स बनेंगी। तो 8 सेल स्टेज होगी यहाँ पे, लेकिन ये 2 फ्यूज कर जाएंगे न्यूक्लियस, जो यहाँ आपस में साथ में होंगे, तो 7 सेल ही होगा लेकिन 8 न्यूक्लिएट होगा। तो इस तरह से जो एम्ब्रायोसाइक है ये आपको दिखेगा यहाँ पर 3 ऊपर जो 3 सेल ऊपर अरेंज हो गई वो एंटीपोडल हैं चैलेजल एंड की तरफ, और नीचे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर एक एपरेटस है जिसमें 3 सेल हैं, 2 सिनर्जिड हैं और एक एक्सेल। तो यहाँ 3 नीचे हैं, तो 3 3 6 हो गया, और बीच में ये एक मिल करके 2 न्यूक्लियस एक सेल बनाएंगे, सेंट्रल सेल। तो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियेट स्टेज इसको बोलते हैं। It is of interest to note that these mitotic division are strictly free nuclear। सभी के सभी फ्री न्यूक्लियर हैं, यहाँ पर सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, और 8 न्यूक्लिएट होने के बाद इस पर सेल मेम्ब्रेन बनेगी, और 3 यहाँ पर अरेंज हो जाएंगे किधर, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, और 3 चले जाएंगे चैलेजल एंड की तरफ। तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आप देखेंगे इसको एक एपरेटस बोलेंगे, इसमें 2 सिनर्जिड होती हैं, और सिनर्जिड यहाँ पर थिकनिंग बनाएंगी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, और थिकनिंग ऑफ सिनर्जिड को क्या कहेंगे, फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये गाइड करती है पॉलन ग्रेन को सिनर्जिड की तरफ कि आइए इधर ही, यहाँ पर एक्सेल है, कुछ ऐसा केमिकल ये सिक्रेट करती हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। 3 सेल्स आर एट चैलेजल एंड आर कॉल्ड एंटीपोडल, और 3 चली जाती हैं
चलेजल एंड की तरफ, जिसे एंटीपोडल कहते हैं। द लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन्ड अर्लियर एज 2 पोलर न्यूक्लियाई, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे, वो एक सेंट्रल सेल बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं 8 न्यूक्लियेट एंड 7 सेल्ड स्टेज होगी। पॉलिनेशन की बात करें तो आप पढ़ चुके हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा टू अ पिस्टिल इज कॉल्ड। पॉलिनेशन 2 टाइप का होता है, ऑटोगैमी, और यहाँ पर 3 टाइप का आप पढ़ेंगे, ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी और जीनोगैमी। तो ऑटोगैमी क्या है, अभी तक आप 2 टाइप का पढ़े, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन अब 12th में यहाँ 3 टाइप्स के, या ऑटो और जीटोनो सेल्फ में ही आएंगे, लेकिन यहाँ 3 टाइप्स का दिया है बुक्स में, तो आप 3 टाइप का तैयार करेंगे। ऑटोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। तो इसको याद रखिएगा, सेम फ्लावर होगा, सेम फ्लावर में जब होगा तो ऑटोगैमी। ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर सिंक्रोनी, और यहाँ पर जरूरी है कि दोनों साथ साथ दोनों पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट मेच्योर हो, तभी ऑटोगैमी होगी। सम प्लांट सच एज वायला ऑक्जेलिस कॉमेलिना में देखा गया कि यहाँ पर ये चैस्मोगैमस बोले जाते हैं, क्योंकि इनके पास एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा होता है, बाहर की तरफ एंथर और स्टिग्मा निकल कर देख रहे हैं जैसे चश्मा लगाकर, तो चश्मे से हो गया चैस्मोगैमस। चैस्मोगैमस फ्लावर है इनके, दैट मीन्स दे हैव एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। एंड क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टो मीन्स होता है गदा, तो गदा पूरी तरह से बंद होता है, तो ये भी पूरी तरह से बंद होते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स व्हिच डू नॉट ओपन एट ऑल, कभी खुलते नहीं हैं। इन सच फ्लावर्स, तो क्लिस्टोगैमस जब कभी खुलेंगे नहीं तो, और बाइसेक्सुअल है तो इसमें हमेशा 100% क्या होगा, ऑटोगैमी होगी, बाहर से कोई पॉलन ग्रेन आने के कोई चांस नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर सीड हमेशा प्रोड्यूस होंगे, चाहे पॉलिनेटर हो चाहे ना हो, पॉलिनेटर से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। जीटोनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, यहाँ फ्लावर दूसरा होगा लेकिन प्लांट सेम होगा, ऑफ द सेम प्लांट। although generally it is functionally क्रॉस पॉलिनेशन, अगर देखा जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन है फंक्शनली, लेकिन यहाँ पर जेनेटिक कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, क्योंकि सेम प्लांट है, तो इसलिए ये भी ऑटोगैमी ही है। सिंस द पॉलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट, कोई चेंज नहीं होगा जेनेटिक। जीनोगैमी की बात करें लास्ट, तो ये एक ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन है, यहाँ पर डिफरेंट प्लांट हो जाएगा। ये दोनों सेम प्लांट के बीच में थे, ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी, जबकि जीनोगैमी डिफरेंट प्लांट हो जाएगा। Transfer of pollen grain from anther to stigma of different plant. This is the only type of pollination which during pollination bring genetically different. यहाँ पर आपको genetically different मिलेंगे जीनोगैमी में। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की बात करें तो यहाँ एबायोटिक और बायोटिक 2 तरह के हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए तो विंड पॉलिनेशन ज़्यादा है यहाँ पर एबायोटिक पॉलिनेशन में। और विंड पॉलिनेशन आल्सो रिक्वायर्स दैट पॉलन ग्रेन आर लाइट, तो यहाँ आपको तैयार करना होगा कि विंड पॉलिनेशन से जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो किस तरह के, हल्के होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, वेल एक्सपोज स्टोमेन होगा, फीदरी स्टिग्मा होगा, और यहाँ पर सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी ज़्यादातर होता है। कॉर्न कॉब, ये बहुत पूछा गया एक नंबर में, कॉर्न कॉब में क्या होता है जो हेल्प करता है, तो यहाँ टैसल बताएंगे आप। टैसल जो होता है ये मेन स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं। टैसल क्या हैं, तो स्टिग्मा और स्टाइल हैं जो हेल्प करते हैं। यहाँ पर एक तरह से जो लहराते रहते हैं, पूछा जाता है टैसल क्या है, तो आप बताएंगे स्टिग्मा और स्टाइल है। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, विंड पॉलिनेशन आप देखेंगे ग्रासेस में ज़्यादातर मिलता है। वाटर पॉलिनेशन की बात करें तो वायलिसनेरिया, हाइड्रिला है, सी ग्रासेस है, जूस्टेरा, लेकिन सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट्स वाटर पॉलिनेशन नहीं करते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो आप देखेंगे, जैसे कि वाटर हाइसेंथ, वाटर लिली एंड फ्लावर इमर्ज लेवल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड विंड, इंसेक्ट पॉलिनेटेड है ये। वाटर हाइसेंथ कलरफुल फ्लावर है, और जबकि एक्वेटिक प्लांट है फिर भी इनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन हो रहा है, तो कोई जरूरी नहीं कि एक्वेटिक है तो वाटर पॉलिनेशन ही हो। वायलिसनेरिया में देखें आप, फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक एंड मेल फ्लावर और पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज डाउन टू द सरफेस ऑफ वाटर। तो अलग अलग यहाँ पर इनमें भी आप याद करेंगे कि वाटर पॉलिनेशन से होने वाले फ्लावर में क्या क्या करेक्टरिस्टिक होगी, जैसे लॉन्ग होंगे, रिबन लाइक होंगे, इनमें म्यूसिलेजिनस कवरिंग होगी, ये आपको याद रखना होगा, करेक्टरिस्टिक पूछा जाता है। एक यहाँ पर टॉपिक छोटा सा दिया गया है, पॉलन रॉबर्स क्या होते हैं, नेक्टर रॉबर्स क्या होते हैं। तो बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे हैं जो आते हैं और वहाँ पर अपना नेक्टर ले करके चले जाते हैं विदाउट पॉलिनेशन। फ्लावर्स को कोई फायदा नहीं दिए, प्लांट को कोई फायदा नहीं हुआ, बेनिफिट हुआ, और इस तरह से उनको पॉलन रॉबर इसीलिए कहते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की बात करें जो, तो ऐसी डिवाइसेस जो क्रॉस में हेल्प करें, क्रॉस ब्रीडिंग में, क्रॉस फर्टिलाइज, क्रॉस पॉलिनेशन में, सेल्फिंग को रोकें जो।
तो यहाँ पर पहला आप बता देंगे पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज। दोनों साथ में अगर बाइसेक्सुअल है, दोनों साथ में अगर नहीं मेच्योर हो रहे हैं तो वहाँ पर क्रॉस के चांसेस बनते हैं, तो ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बोला जाएगा। अगर सेल्फिंग कराएं तो क्या होगा, ये भी पूछा गया। तो सेल्फिंग से देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने लगता है। फर्स्ट लाइन में कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा जिससे कि जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो एक्सपोज होने लगते हैं। तो इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन बहुत जरूरी है, इसीलिए कहा जाता है दूर के रिलेटिव से मैरिज होनी चाहिए। सेकंड यहाँ पर फर्स्ट हो गया कि दोनों साथ में ना मेच्योर हो। सेकंड देखेंगे डिफरेंट पोजीशन पर हो दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस बढ़ते हैं। और थर्ड अगर बात करें तो यहाँ इनब्रीडिंग के लिए रोकने के लिए सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एक है मैकेनिज्म है जो अपने ही पॉलन ग्रेन को आने पर मीन सेम प्लांट का सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन है तो उससे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं, जेनेटिक मैकेनिज्म है, इसको पूरा आप तैयार करेंगे। पूछा भी जाता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है क्या, तो आप बताएंगे दिस इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलन from fertilizing the ovule by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in the pistil. Another device to prevent self pollination is production of यूनिसेक्सुअल। और लास्ट फोर्थ आप याद कर लेंगे, चार यहाँ पर याद करने हैं, चार डिवाइसेस, फोर्थ डिवाइस हो जाएगी प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल होगा तो फिर यहाँ पर कोई चांसेस नहीं होंगे सेल्फिंग के। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पर पॉलन और पिस्टिल में बहुत सारे डायलॉग होते हैं जिसकी वजह से पॉलन की एंट्री होती है। अगर वो सेल्फ है तो जाएगा अंदर, कंपैटिबल है तो अंदर उसको एंट्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो जितने भी ये इंट्रैक्शन हो रहे हैं आने के बाद उसके पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन तक, उसे पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन कहते हैं। तो ऑल द इवेंट फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल पॉलन ट्यूब इंटर द ओव्यूल, जब तक वो इंटर नहीं कर जा रही है, इन सारी बातचीत को क्या कहते हैं, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। Crossing different species and often genera to combine desirable character to produce commercial superior variety is called artificial hybridization। तो अगर हम superior variety को लेकर क्रॉस करा रहे हैं दो अलग अलग different species में, तो इसे artificial hybridization कहेंगे। If the male parent bear bisexual flower, अगर वो bisexual है फ्लावर रख रहा है तो उसमें हम लोग पहले इमैस्कुलेशन करेंगे, रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। तो इमैस्कुलेशन की डिफिनीशन याद रखिएगा। इमैस्कुलेशन फ्लावर्स हैव टू बी कवर्ड विद द बैग, और जब इमैस्कुलेट कर देंगे तो दूसरा पॉलन ग्रेन उसको फर्टिलाइज ना कर पाए, वहाँ पॉलिनेट ना कर पाए, इसलिए उसकी बैगिंग भी करेंगे क्योंकि हमें डिजायर्ड पॉलन ग्रेन से उसको पॉलिनेशन कराना है। तो इस प्रोसेस को बैगिंग कहेंगे, जब उसको आप बटर पेपर या किसी पॉलीथीन से कवर कर देंगे। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर सिनर्जिट्स, आपने पूरा एम्ब्रायोसाइक देखा, तो यहाँ सिनर्जिट्स मेल गैमीट जब जैसे ही पॉलन ट्यूब से आएंगे तो पॉलन ट्यूब का जो न्यूक्लियस है, जेनेटिव न्यूक्लियस, वो डिवाइड कर जाएगा दो मेल न्यूक्लियस बनाएगा, और दोनों मेल न्यूक्लियस में से एक मेल न्यूक्लियस फ्यूज करेगा एग से और दूसरा मेल न्यूक्लियस फ्यूज करेगा सेंट्रल सेल से। तो एक से फ्यूज करेगा तो उसे कहेंगे फर्टिलाइजेशन, और जो सेंट्रल सेल से फ्यूज कर रहा है उसे कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। तो इस तरह से दो बार फ्यूजन हुआ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे द अदर मेल गैमेट फ्यूजेस पोलर न्यूक्लियाई और सेंट्रल सेल एंड फ्यूजेस विद देम टू प्रोड्यूस अ ट्रिप्लॉइड। तो इसे यहाँ पर एक ट्रिप्लॉइड जब फ्यूजन, अगर आप फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट देखें तो जाइगोट है, और ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट है यहाँ पर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इस तरह से यहाँ पर दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ आप देख सकते हैं एक न्यूक्लियस इसका फ्यूज करेगा एग से और दूसरा न्यूक्लियस फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई से। तो डबल फर्टिलाइजेशन में सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन दोनों आएंगे, और इनका प्रोडक्ट क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट जाइगोट और ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट इंडोस्पर्म जो कि ट्रिप्लॉइड होगा, इसीलिए ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं इसको, और दो बार फ्यूजन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, स्ट्रक्चर एंड इवेंट, यहाँ एक डायग्राम और दिया हुआ है, इसमें डेवलपमेंट को दिखाया गया है कि किस तरह से डेवलप हो रहा है जाइगोट एम्ब्रायो में। तो इसको पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आप देख रहे हैं कि एंडोस्पर्म जो बनेगा वो ट्रिपल फ्यूजन से बना है, और इसमें फूड मटेरियल रिजर्व होते हैं। इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म PEN अंडरगोस सक्सेसिव सेल डिवीजन
इसमें सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन PEN में ज़्यादातर देखा गया है कि पहले तो न्यूक्लियर डिवीजन होता है जिससे फ्री न्यूक्लियाई बनते हैं और इसको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन और उसके बाद इन पर सेल वॉल बनेगी जिससे कि ये सेलुलर एंडोस्पर्म बनाएगा। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर फॉर्म बिफोर सेलुलाइजेशन वेरीज ग्रेटली। कोकोनट में जो आप देखिए पूछा गया कई बार, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फेमिलियर इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियस। तो जो आप इसमें कोकोनट में देखते हैं कोकोनट वाटर है वो कुछ नहीं है, क्या है वो? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। तो कोकोनट में दोनों मिल रहे हैं और जो उसके चारों तरफ आप देखते हैं व्हाइट कलर का जिसको आप खाते हैं वो क्या है? कर्नेल, उसे कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। तो जो खा रहे हैं व्हाइट कलर का उसे सेलुलर एंडोस्पर्म और जो पी रहे हैं लिक्विड वो है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एम्ब्रायो के बारे में। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइल की तरफ ही एग थी तो वहीं पर ही जाइगोट बना और जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में। तो यहाँ कैसे? ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। दिस इज एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो जब बनेगा तो उसमें थोड़ा सा जो एंडोस्पर्म है ये हेल्प, उसका मीन्स फूड जो भी बचा होगा उसको ये एम्ब्रियो ले करके न्यूट्रिशन वहाँ से ले करके जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होगा। कुछ एम्ब्रियो में देखा गया है कि यहाँ पर 2 कॉटिलेडॉन होते हैं, कुछ में 1। तो जहाँ 2 कॉटिलेडॉन होंगे, कॉटिलेडॉन क्या है? ये एम्ब्रियोनिक लीफ होती हैं जो फूड रिजर्व रखती हैं और डेवलपिंग एम्ब्रियो को हेल्प करती हैं। मीन्स कॉटिलेडॉन आर द एम्ब्रियोनिक लीफ which store food and help in the development of embryo. तो जाइगोट गिव राइज टू प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली टू ग्लोबुलर। तो जाइगोट कैसे एम्ब्रियो में चेंज हुआ? पहले प्रो एम्ब्रियो बनेगा, फिर ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप, फिर मैच्योर एम्ब्रियो। A typical dicot embryo consists of an embryonal axis and 2 cotyledon। तो डाइकॉट में आप देखेंगे कि एम्ब्रियोनल एक्सिस यहाँ डायग्राम बना हुआ है, देख सकते हैं आप। एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया, 2 कॉटिलेडॉन हो गए यहाँ पर। इस इपिको यहाँ और एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर का पार्ट देखें तो इपिकोटाइल और जिससे प्लूम्यूल बनेगा, और सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडॉन इज हाइपोकोटाइल, जहाँ से टर्मिनेट करेगा वो रेडकिल। रेडकिल से बनेगा रूट और प्लूम्यूल से बनेगा सूट। तो प्लूम्यूल यहाँ स्टेम टिप कह सकते हैं, रेडकिल रूट टिप है। द रूट टिप इज कवर्ड विद एक रूट कैप। रूट टिप पे एक रूट कैप भी पाई जाएगी। एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकॉट। मोनोकॉट की बात करें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ नीचे आप देख सकते हैं डायग्राम। इसमें सिंगल कॉटिलेडॉन होगा और सिंगल कॉटिलेडॉन ऑफ मोनोकॉट इज कॉल्ड स्कूटेलम। सिंगल कॉटिलेडॉन को ही क्या बोल देते हैं? स्कूटेलम बोलते हैं। एट द एम्ब्रियोनल एक्सिस यहाँ देखेंगे रेडकिल रूट कैप है वहाँ जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे, तो उसी के ऊपर मीन्स रूट कैप इनक्लोज या अनडिफ्रेंशिएटेड सीट, इसके ऊपर एक अनडिफ्रेंशिएटेड सीट पाई जाती है जिसको कोलियोराइजा कहते हैं। और अगर ऊपर की बात करें एम्ब्रियोनल एक्सिस के तो प्लूम्यूल जहाँ पर है जिसको इपिकोटाइल बोल रहे हैं, इपिकोटाइल के ऊपर आपको एक फ्यू लीफ प्रिमोर्डिया मिलेगी जो कि ढकी होगी हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर से, जिसको क्या कहेंगे? कोलियोप्टाइल। तो एक तरह से शार्ट में अगर हम कहें तो रूट टिप की जो ऊपर कवरिंग है इसको क्या बोलेंगे? रूट टिप के ऊपर की कवरिंग को कहेंगे कोलियोराइजा और शूट टिप के ऊपर के कवरिंग को क्या कहेंगे? कोलियोप्टाइल। नेक्स्ट जो यहाँ पर टॉपिक है वो है सीड। सीड क्या होता है? सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज सीड तो आप बोलेंगे फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। मीन्स फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है और सीड आर फॉर्म इनसाइड द फ्रूट। और कहाँ बनेंगे? फ्रूट के अंदर, क्योंकि जो ओव्यूल है वो ओवरी के अंदर है तो ओवरी से फ्रूट बना और ओव्यूल से सीड। सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कॉटिलेडॉन एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो सीड में आप 3 चीजें देखेंगे, सीड कोट, कॉटिलेडॉन और एम्ब्रियोनल एक्सिस। यहाँ पर मेच्योर सीड की बात करें तो नॉन एल्बुमिनस और एल्बुमिनस 2 टाइप का ये होता है। नॉन एल्बुमिनस वो होगा जिसमें कोई भी इंडोस्पर्म बच्चा ना हो जिसको एम्ब्रियो फीड कर गया हो, जैसे कि यहाँ पी और ग्राउंड नट। और एल्बुमिनस सीड वो होगा, इसको एंडोस्पर्मिक सीड भी कह सकते हैं और उसे नॉन एंडोस्पर्मिक। तो एल्बुमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड में जहाँ एंडोस्पर्म बचा हो, जैसे वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, सनफ्लावर।
एम्ब्रियो पूरा उसको फीड ना किया हो डेवलपमेंट में। और सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर एंड बीट, ब्लैक पेपर और बीट में देखा गया है रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस आर आल्सो, न्यूसिलस का भी पार्ट बचा हुआ है। तो ये स्पेशल केस हो गया ब्लैक पेपर और बीट में। यहाँ न्यूसिलस का भी पार्ट बचा है जो कि न्यूट्रिएंट को रखता है। तो रेसिड्यूअल परसिस्टेंट न्यूसिलस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। कई बार आपके यहाँ पूछा गया है पेरिस्पर्म क्या है, तो आप बताएंगे कि रेसिड्यूअल परसिस्टेंट न्यूसिलस, जो बचा हुआ न्यूसिलस है उसी को क्या कहेंगे, पेरिस्पर्म। Integument of ovule harden as tough protective seed coat. The micropyle remains as a small pore in seed coat. This facilitate, तो यहाँ जो माइक्रोपाइल देख रहे हैं वहाँ से ऑक्सीजन या वाटर वगैरह एंटर करते हैं और वाटर कंटेंट रिड्यूस सीड बिकम, अगर इसमें देखा जाए जब सीड को हम लोग रख देते हैं तो मॉइस्चर जाता है और कभी कभी ये होता है कि वो एक स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी में चले जाते हैं सीड, जिसे डॉर्मेंसी कहते हैं। तो डॉर्मेंट हो जाएगा तो ग्रो नहीं करता है कुछ, तो उसको फिर हम लोग किस केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट देते हैं तो वो ग्रो करता है। तो इस तरह से इनएक्टिव स्टेज को डॉर्मेंसी कहते हैं। द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प। कई बार पूछा गया है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी की वॉल फ्रूट वॉल में चेंज हो जाती है, जिसे पेरिकार्प कहते हैं। आगे है यहाँ पर फास्ट फूड के बारे में। जो जनरली आप लोग जानते हैं कि ओवरी से फ्रूट बनता है, लेकिन ओवरी के अलावा अगर कोई पार्ट और उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है फ्रूट बनाने में, कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन, देन इट इज कॉल्ड फास्ट फूड। जैसे यहाँ थैलेमस कंट्रीब्यूट कर रहा है एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यूनट में। मोस्ट फ्रूट हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी, अगर केवल ओवरी से बन रहे हैं तब उन्हें ट्रू फ्रूट कहेंगे। फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी, अगर बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन रहा है देन इट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी इंड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड सच फ्रूट्स आर सीडलेस, और ये सीडलेस होते हैं फ्रूट्स। सम सीड्स कैन रिमेन अलाइव 100 ऑफ ईयर, बहुत सारे सीड बहुत वर्षों तक जीवित रहते हैं। और इसमें जो कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ओल्डेस्ट देखा जाए ल्यूपाइन है, ल्यूपाइनस आर्कटिकस, ये आर्कटिक टुंड्रा से निकाला गया है, वहाँ पर मिला है वहाँ। सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एस्टिमेटेड, ये देखा गया कि 10,000 साल तक ये जो है इसमें डॉर्मेंसी एस्टिमेट की गई है। ए रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 ईयर ओल्ड वायबल सीड इज ऑफ डेट पाम फोनिक्स डेक्टाइलीफेरा। तो अभी रिसेंट का डाटा है कि 2000 साल पुराना वायबल सीड मिला है फोनिक्स डेक्टाइलीफेरा, जो डिस्कवर हुआ है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में एट किंग हैरोड्स पैलेस नियर द डेड सी के पास जो किंग हैरोड्स पैलेस है वहाँ पर ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में फोनिक्स डेक्टाइलीफेरा का 2000 पुराना सीड्स मिला है, जो कि वायबल है, सरवाइव कर रहा है अभी। एपोमिक्सिस एंड पॉलीम्ब्रियानी, लास्ट टॉपिक है एपोमिक्सिस एंड पॉलीम्ब्रियानी। एपोमिक्सिस मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अभी तक आपने पार्थेनोकार्पी देखा, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर एपोमिक्सिस में हम लोग सीड की बात करेंगे, जैसे कि स्ट्रेसी और ग्रासेस में देखते हैं। टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। In many citrus mango varieties, some of the nuclear cells around the embryo sac start dividing, protrude into the embryo sac and develop into the embryo। तो यहाँ पर न्यूक्लियर सेल डिवाइड करने लगती हैं और एम्ब्रायो सैक में प्रोड्यूट कर जाती हैं और एम्ब्रियो डेवलप करती हैं। इन सच स्पीसीज ईच ओव्यूल कंटेन मेनी एम्ब्रियो, और इस केस में हर एक ओव्यूल में आपको कई एम्ब्रियो दिखते हैं। तो यही मेन डिफिनीशन है, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज रिफर टू एज पॉलीम्ब्रियानी। एक से ज़्यादा एम्ब्रियो अगर हो किसी सीड में तो उसे पॉलीम्ब्रियानी कहेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस का इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसे देखेंगे आप कि जो फार्मर्स हैं वो हाइब्रिड वैरायटीज ज़्यादा ग्रो करते हैं। कल्टिवेटेड ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज टिमेनस इंक्रीज, और उससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है हाइब्रिड वैरायटीज से। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि हर साल इनको एवरी ईयर इन्हें प्रोड्यूस हाइब्रिड्स, प्रॉब्लम्स ऑफ हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड्स हैव टू प्रोड्यूस एवरी ईयर, इनको हर एक साल बनाना पड़ता है सीड्स को, अलग से वो खरीदते हैं। इफ द सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड्स आर सोन, अगर इनसे जो सीड पैदा हुआ उससे ग्रो कराएंगे तो यहाँ पर प्रोजनी विल सेग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड करेक्टर, तो यहाँ हाइब्रिड करेक्टर रह नहीं जाते क्योंकि आपस में पॉलिनेशन करके कुछ ना कुछ आगे वो वैरायटी नहीं रहती है। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली, और हाइब्रिड सीड महंगे भी हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये टेक्निक
like apomictic की, if these hybrids are made into apomics, there is no segregation of characters in the hybrid progeny. तो यहाँ पर अगर एपोमिक्टिक्स से हम लोग एपोमिक्सिस से इसको डेवलप कराते हैं तो हाइब्रिड प्रोजनी का यहाँ हाइब्रिड वाला केस ये फिर जो परेशानी हो रही है, महंगा भी है, सस्ते सीड मीन्स मिल जाएंगे, और ये एपोमिक्सिस यहाँ पर हम लोगों को हर साल जो है फिर यहाँ पर डेवलप कराने की ज़रूरत नहीं होगी, उन्हीं से जो सीड होंगे उनको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।